पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नेपाल में तनाव, कर्फ्यू सब चल रहा है, फिर हिंसा है। मेरी बात हुई वहां के लोगों से तो वो सब कह रहे हैं कि ये क्या, ये तो हमारे यहाँ का तरीका नहीं है। और जाने अनजाने कहीं उनका इशारा हमारी तरफ हो जाता है। सीमा से ठीक 6 किलोमीटर की गहराई में चीन ने इतने एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर दिए हैं, खासतौर पे लुम्बिनी में, जो चिंता का विषय होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि लुम्बिनी के उस कॉन्फ्रेंस के भीतर मंच से नेपाल के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपके टेलीविजन ने हमारे यहाँ दंगे भड़का। हमने अपने यहाँ देख लिया ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक एंकर जो है लाहौर कब्जा कर रहा था, एक एंकर इस्लामाबाद तक पहुंच गया था, एक कराची में घुसी गई थी। तो वही हरकत है। अब उसका नतीजा जो है, दुनिया कैसे आपके ऊपर हंस रही है, ये आप देखिए। चीन नेपाल के बारे में 99% नहीं जानता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। भारत नेपाल के बारे में 99.9% जानता है, लेकिन भारत अपने आप को हमसे दूर कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, घर हो, गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, प्रदेश हो या देश हो, हर एक, चाहे हम जब घर की बात करते हैं तो जो उसमें रहने वाला है वो एक अदद अच्छा पड़ोसी चाहता है। और ऐसे ही बाकी भी जो मैंने जिक्र किया, सभी जगह ये रूल अप्लाई होता है। यदि गांव है तो वहां भी यही चाहत होगी, कस्बा है तो होगी, या शहर, प्रदेश, देश। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो हम भारत है, देश है, विविधताओं से भरा देश है, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम देख या पा रहे हैं कि पड़ोसी देशों में जबरदस्त उथल पुथल है। और साथ साथ जो एक वक्त होता था कि भारत के जो ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, खासकर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, तो एक दो देशों को छोड़ दिया जाए तो आम तौर पर संबंधों के लिए ही भारत को याद किया जाता रहा, याद किया जाता है। लेकिन वक्त बदला हुआ है, दौर बदला हुआ है। और खासकर साल 2014 जब से ये जो नॉन बायोलॉजिकल मैन ने देश को संभाला है, तो उनकी कार्यशैली, उनके अंदाज अलग तरह के हैं। और वो तो कहते ही रहे हैं, उनकी पूरी सरकार की जो कुछ हुआ है देश में, तो अधिकांश जो हुआ है वो 2014 के बाद हुआ। और 2014 के बाद जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, देश हैं, कहां हम खड़े हैं, क्या हमारे हालात हैं, स्थिति। और मैं ये पुनः कहूंगा कि बात इसलिए भी है कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। और अब वो नेपाल जो हमारे गुणगान किया करता था, उससे हमारे संबंध क्या, और अब वहां भी हिंसा। क्योंकि जो कुछ हुआ था सितंबर में, याद है दर्शकों आपको कि वहां जन जी सड़कों पर उतरा था और किस तरीके से हिंसा, एक तांडव हुआ था। 70-75 लोग मारे गए थे, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और जो हंगामा तांडव हुआ था, तो उसमें जो वहां के प्रधानमंत्री थे KP ओली, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री 12 सितंबर 2025 को नियुक्त हुई थी। और नेपाल के बारे में सब जानते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं वहां। राजशाही का दौर था, अब लोकतांत्रिक जो सरकार, लेकिन सब कुछ जैसे मैंने कहा उथल पुथल भरा, और वहां फिर से हिंसा का दौर आरंभ हुआ है। और चुनाव नजदीक है, 29 मार्च 2026 की तारीख मुकर्रर है। और उसके ठीक पहले 3 महीने के आसपास का जो वक्त है, ये सब शुरू हो गया है। तो आज हम इसी मसले, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक बहुत खास मेहमान को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। जोड़ेंगे, सबसे पहले जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद सर। मैं इसलिए भी दर्शकों की, अभी डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब, ऐसे तो देश दुनिया आप हमारे यहाँ सुनते हैं आपको, और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है उस पर भी लिखा करते हैं, और देश तो है ही। और अभी हाल ही में डॉक्टर साहब ने 27, 28 और 29 दिसंबर 3 दिन का एक वहां
आयोजन था, मीडिया कॉन्फ्रेंस थी भारत नेपाल संबंधों पर, उसे अटेंड किया है और आप दौरा करके लौटे हैं। वहां का जो लुम्बिनी प्रेस क्लब है उससे शरीक हुए थे और बड़ा आदान प्रदान हुआ है। तो हमने कहा क्यों ना जो कुछ अभी चल रहा है उसको लेकर डॉक्टर साहब से बात किया। डॉक्टर साहब, मैं पुनः स्वागत करूंगा और अब और आगे ना भूमिका बांधते हुए सिर्फ यहीं से शुरुआत करूंगा कि ये जो फिर वहां हिंसा का दौर, आप तो अभी हो के आए हैं, आपने वहां उसको जो संबंधों की बात है भारत नेपाल, तो आपने उसको परखा जाए और हमारी सीमाओं पर सब कुछ लगा हुआ है। जो बिहार है वहां से लगा वो जो इलाका है हमारा रक्सौल और ये वीरगंज, नेपाल में तनाव, कर्फ्यू सब चल रहा है, फिर हिंसा है। तो एक शुरुआती नोट आपका। देखिए, वीरगंज की हिंसा जो है कल शुरू हुई। ये जो वीरगंज की हिंसा हुई जिसके बाद कर्फ्यू लगा है कल रात से, और अभी भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी वीरगंज कर्फ्यू की चपेट में है। ये बेसिकली नेपाल के इतिहास में ये बड़ा एक अजूबा किस्सा है। इसका पूरा पैटर्न देखिए तो भारत में इस वक्त जिस तरह से चीजें चल रही हैं उस तरीके से, और वीरगंज बिल्कुल भारत नेपाल सीमा पर एक बड़ा दरवाजा है जहां से बिजनेस भी होता है, जहां से लोग आते जाते हैं। और ठीक वैसे ही एक पोस्ट हुई, टिकटॉक वहां अभी चलता है, नेपाल में परमिशन है उसको, तो टिकटॉक पे एक पोस्ट हुई और टिकटॉक पे पोस्ट के बाद ही कहा गया कि हिंदुओं की भावनाओं पर हमले हुए हैं, भावनाएं आहत हुई हैं। और उसके बाद परसा जिले में एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ, उसको तोड़ा फोड़ा गया और उसका चेन शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद फिर मुस्लिम युवकों ने प्रोटेस्ट किया, फिर पुलिस आई, फिर हिंदूवादियों ने उसके ऊपर, तो एक जो चेन रिएक्शन होता है वो चेन रिएक्शन शुरू हो गया। और ये नेपाल के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि नेपाल में देखिए बहुत, एक तो मेजॉरिटी है हिंदू धर्म की 86% से ज्यादा है, और उसके बाद बौद्ध है, 4% मुसलमान है, और वो भी सीमा के इलाके में, अगर भारत नेपाल की सीमा पर देखिए तो मिलेगा। लेकिन नेपाल खुद बहुत आश्चर्यचकित है। मेरी बात हुई वहां के लोगों से तो वो सब कह रहे हैं कि ये क्या, ये तो हमारे यहाँ का तरीका नहीं है। और जाने अनजाने कहीं उनका इशारा हमारी तरफ हो जाता है। ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि हालिया दिनों में नेपाल के आम जनता का ये मानना है कि नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत में बैठी हिंदुत्ववादी ताकतें बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। और इसमें जो जुलूस वगैरह भी निकले, प्रदर्शनों को जो हवा मिली, वो भी एक वहां पे पशुपत शमशेर राणा नाम के एक नेता हैं जो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो राजाशाही को वापस लाना चाहती है। तो ये हो गया कहानी। अब जेन जी सितंबर में भड़का, उसके बाद फिर कुछ दिन ठंडा रहा, फिर एक अटैक हुआ, और फिर अब ये, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि नेपाल में जो चुनाव हैं, जो प्रस्तावित चुनाव हैं नई सरकार के गठन के लिए, चूंकि उसमें वो ताकतें कमजोर पड़ गई हैं जिन्होंने जेनजी मूवमेंट को भड़काया था, तो अब कोशिश है कि किसी तरह से ये चुनाव टाले जाए। तो इस तरह की बातें भी वहां बहुत आम चर्चा में है। राइट। आपने वो कहा, मैंने भी ओपनिंग रिमार्क में कहा कि चुनाव निकट हैं और फिर से होना, और फिर आपने ये भी कहा कि कहीं इशारा हमारी ओर भी हो जाता है बात। लेकिन इसमें चाहे अमेरिका हो और चाहे चीन हो, उसके भी बहुत सारे हित इस देश से जुड़े हुए, इस देश के मार्फत जो अपनी उसकी जो विदेश नीति या जो उसकी अपनी कह लीजिए कि तमाम जो ताकतों का जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उस स्तर पर क्या दांव आप देखते हैं? क्या आपने वहां बातचीत की होगी तो कहीं ना कहीं इसका भी तो जिक्र हुआ होगा। देखिए, मैं 27 तारीख से लुम्बिनी प्रेस क्लब का फाउंडेशन डे था, उसके पहले भी मैं 4 दिन नेपाल में ही था। तो काठमांडू में बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से, बहुत सारे राजनेताओं से, बहुत सारे चिंतकों से, लेखकों से बातचीत करता रहा मैं। तो देखिए, चीन और अमेरिका दोनों का इंटरेस्ट बड़ा क्लियर है और है। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आप लुम्बिनी जाइए तो आप देखेंगे कि चीन का प्रभाव कितना मजबूत बना हुआ है। और ऐसे नहीं, चीन ने एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए हैं,
एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बना दी है, कुछ होटल्स उसके कब्जे में, एक नया होटल बन रहा है, एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। तो भारत की सीमा के 6 किलोमीटर बाद, सीमा से ठीक 6 किलोमीटर की गहराई में चीन ने इतने एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर दिए हैं, खासतौर पे लुम्बिनी में, जो चिंता का विषय होना चाहिए। चीन की रुचि ये है कि वो पूरे विस्तारवादी नीति रही है। पहले उसने तिब्बत को अपने भीतर लिया और उसके बाद फिर अब वो नेपाल को इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश में है। अमेरिका ये चाहता है कि चीन को रोका जाए, लेकिन उसके जरिए उसने जो दांव लगाया, दो फोर्सेस पे लगाया। एक फोर्स थी जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, उनके ऊपर कहा जाता है कि चूंकि वो अमेरिका में रह के आए हैं तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में हैं, सपोर्ट में हैं। उसके अलावा जो दूसरे नेता थे, तो कुछ शह कहा जाता है, ऐसा नेपाल में ऐसा मानना है लोगों का कि ये अमेरिका की शह थी। और दूसरा, राजा ज्ञानेंद्र विक्रम को भी वापस इस्टेब्लिश करना चाहता है अमेरिका, ठीक वैसे ही जैसे ईरान में रजा पहलवी जो निर्वासन में अमेरिका में हैं, इसी तरह राजा ज्ञानेंद्र भी हैं और उनका परिवार भी है। तो वो चाहता है कि उसकी सपोर्टेड या पपेट गवर्नमेंट नेपाल में आए। तो CIA और अमेरिकन फंडिंग एजेंसीज जो बहुत हैं, USAID और इस तरह की एजेंसीज जिनके जरिए काम करता, ऑपरेट करता है US, वो सब बहुत एक्टिव है। और इसलिए नेपाल के लोगों की जो चिंता है वो ये चिंता है कि चीन, भारत, अमेरिका, ये सब इतने सक्रिय हैं, लेकिन नेपाली जनता अपने खुद मुख्तारी को बचाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी सरकार उसकी मर्जी से हो। तो ये संघर्ष है। ठीक ठीक ठीक। नहीं, ये कि आप जैसे आप जिस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे उसमें था भारत और नेपाल जो संबंधों को लेकर वो आयोजन था, और हमारे ताल्लुकात एक दौर था, एक वक्त था। लेकिन आज हम जहां बाकी सभी जगह, हम जितने, मैंने शुरुआत जहां की थी कि हर पड़ोसी चाहता कि अच्छा पड़ोसी हो, हम जिस स्तर पे खड़े, और आपने दूसरा वो भी कहा था कि कहीं हम भी उस चपेट में आते हैं जो कहीं वहां जो कुछ चल रहा है उसमें इशारा हमारी ओर होता है। एक चीज और भी है, हमने जो कहीं, मैंने भी कुछ मित्र हैं उनसे बात की, एक आध बार आपने जो हम जिक्र कर रहे थे, आपका कुछ हम लोग के बातचीत के दरमियान हुआ था कि हमारा जो ये गोदी मीडिया है, इसे लेकर भी काफी कुछ वहां, मतलब जो शायद भारत को कहीं इसमें एक कह सकते हैं कि विलेन के तौर पर कहीं देख रहे हैं कुछ लोग या पा रहे हैं, तो उसमें क्या इसका रोल भी आपने पाया, देखा कुछ लोग नहीं भाई साहब, ज्यादातर नेपाली पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि लुम्बिनी के उस कॉन्फ्रेंस के भीतर मंच से नेपाल के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपके टेलीविजन ने हमारे यहां दंगे भड़का दिए। ओह माय गॉड। और ये बहुत खराब स्टेटमेंट था। टीवी को, और उन्होंने सीधे कहा कि जेन जी का जो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो 11-12 बजे दोपहर तक सब सन्नाटा हो गया। फिर आपने खबरें दिखानी शुरू की कि केपी ओली भागने जा रहे हैं, चीन भाग रहे हैं, और चीन भागने के लिए वो त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू पर उनका हेलीकॉप्टर आ रहा है, जहाज आ रहा है। और उसके बाद 3 बजे शाम को फिर भड़क गई। ये मैं उनकी कही बात कह रहा हूं। यस सर। और उन्होंने ये कहा कि उसके बाद फिर वो भड़का और काठमांडू एयरपोर्ट पे हमले हुए। और तो उनका ये कहना है कि भाई आप जो खबरें दिखाते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय टेलीविजन नेपाल में देखा जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे एंटरटेनमेंट टेलीविजन हो या न्यूज टेलीविजन हो। लेकिन अब उनका ये कहना है कि आप जो खबरें दिखाते हैं फर्जी होती हैं, आप जो खबरें दिखाते हैं पुष्ट नहीं होती हैं, और उसको लेकर के गुस्सा है। और गुस्सा ये है कि आप अपने यहां चाहे जो करिए, हमारा देश उससे प्रभावित हो रहा है। और ये इसी वक्त की बात नहीं है। देखिए, अर्थक्वेक जब आया था नेपाल में 2015 जी, तब भी भारतीय मीडिया को लेके गुस्सा आया था, क्योंकि जिस तरह से राहत सामग्री भारत सरकार ने भेजी थी, और मोदी सरकार नई बनी थी, और मोदी की तस्वीरों वाले पैकेट्स थे, उस पर फोकस ज्यादा कर रहा था भारत का मीडिया, बजाय इसके कि राहत के कामों को या वहां की तकलीफों को दिखाने के। तो पहला गुस्सा तो वहां हुआ। उसके बाद बार बार ऐसी खबरें कि चीन की तरफ चला गया है नेपाल, ड्रैगन के कब्जे में आ गया नेपाल,
इसने वो भावना और भड़काई। और वो कहते हैं कि भाई हमारा भारत के साथ एक ऐतिहासिक रिश्ता है। एग्जैक्टली और भाषाई रिश्ता, सांस्कृतिक रिश्ता, सामाजिक रिश्ता, बहुत सारी शादियां इधर उधर हुई हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। उसको तोड़ने के लिए जो कुछ चीजें जिम्मेदार हैं, उसमें नेपाल के वरिष्ठ पत्रकारों और नेपाल के जनता का कहना है कि भारत का टेलीविजन मीडिया, जिसको हम सब लोग अब भारत में ही गोदी मीडिया कहते हैं, वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। वो अपनी सरकार को खुश करने के लिए, अब देखिए ये जो कल वीरगंज की हिंसा हुई, इसकी रिपोर्टिंग आज देख लीजिए ना इंडियन मीडिया के भीतर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नेपाल जलना शुरू हो गया, ऐसा नेपाल जलना शुरू कर दिया है। और नेपाल के भीतर जो है वो मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद कैसे जड़ जमा चुका है, जबकि वास्तविकता ये है कि नेपाल के भीतर आरएसएस ने एक बाकायदा अपना आउटफुट खड़ा किया है और 40 से ज्यादा स्कूल चला रहे हैं पशुपति शिक्षा मंदिर के नाम पर, जहां पर हेडगेवार और गोलवलकर की तस्वीरें आपको स्कूलों में मिल जाएंगी। उसी तरह दंड संचालन, उसी तरह प्रशिक्षण, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो पैटर्न वहां पर कैसे जा रहा है, और हमारी मीडिया, देखिए निगेटिव रिपोर्टिंग ना हमेशा खराब होती है। रिपोर्टिंग कब आप लंबे समय से आप पत्रकारिता में फैक्ट्स को आप लेके आइए ना, निगेटिव पॉजिटिव पब्लिक को तय करने दीजिए, फैक्ट इज फैक्ट। लेकिन जब आप फैक्ट को भी पॉजिटिवली और निगेटिवली थ्रो करते हैं, प्लेस करते हैं, क्रिएट करते हैं। अच्छा, भारतीय मीडिया के कैप्शंस तो माशाअल्लाह, आप कार्यक्रमों के नाम दंगल और आफत और ये, और उसके बाद जो वीएफएक्स और जो ग्राफिक्स चलते हैं, वो तो भाई हमने अपने यहाँ देख लिया ना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक एंकर जो है लाहौर कब्जा कर रहा था, एक एंकर इस्लामाबाद तक पहुंच गया था, एक कराची में घुसी गई थी। तो वही हरकत है। अब उसका नतीजा जो है, दुनिया कैसे आपके ऊपर हंस रही है, ये आप देखिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब दो सवाल करना चाहूंगा, दो सवाल मैं ये करना चाहूंगा। पहले एक कर लेता हूं। देखिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, या हम भी हो, या और भी ऐसे मुल्क हैं, सबके अपने व्यावसायिक हित भी हैं, सबके अपने सामरिक भी जो कारण है, तमाम एंगल्स होते हैं। ये जो सारे एंगल के बीच, जैसे आपने कहा चीन वहां जिस तरीके से डैने पसार रहा है, या आपने सीआईए की बात की, तो ऐसे में जो नेपाल के लोग हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि किसी की मंशा है कि राजशाही फिर लौटाए तो हम अपने स्तर पर कर लें, किसी की कुछ मंशा है, उस लेवल पे नेपालियों के मन को आपने टटोला ही टटोला होगा। वो क्या आप निकल कर आया हुआ दिखा आप? देखिए, नेपाल स्वाभाविक रूप से भारत के साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, मैं उनका जल्दी जिक्र कर देता हूँ। जी हाँ, छोटे-छोटे जवाब दीजिएगा, तो मैं 2-3 सवाल बस मैं जल्दी। एक तो अर्थक्वेक था। अर्थक्वेक में पहला गुस्सा नेपाली का भारत के प्रति आया। उसके तुरंत बाद एक 45 दिन की नाकाबंदी भारत सरकार ने कर दी थी। उसने ये नेपाल के भीतर ये मैसेजिंग की कि नेपाल जब बदहाल था, उस वक्त भारत ने उसका राशन पानी बंद किया। तो इस मौके का फायदा चीन ने उठा लिया, उस गैप का। और अब नेपाल, देखिए नेपाल का कॉमन मैन जो है एक लाइन कहता है कि चीन नेपाल के बारे में 99% नहीं जानता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। भारत नेपाल के बारे में 99.9% जानता है, लेकिन भारत अपने आप को हमसे दूर कर रहा है। तो नेपाल का दर्द ये है। और वजह क्या पाते हैं वो लोग, क्या पाते हैं? हम लोग तो कुछ चीजें जानते हैं, आप उसमें उनकी क्या धारणा है? उनकी राय सीधे सीधे, एक तो वो हम लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकारों की कमजोरी नेपाल को हैंडल करने में रही। जो हमारी सरकार की पिछले 2014 के बाद से हम समझ नहीं पाए एक्चुअली कि नेपाल बदल रहा है। तो कैसे एक प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में बैठा था, उनका ये कहना था कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि नेपाल हमारा छोटा भाई है, आप ये तैयार नहीं है मानने के लिए कि हम भी बड़े हो गए हैं। दूसरा, अग्निवीर एक बहुत बड़ा इशू है। वो एक भारतीय फौज का रिश्ता था नेपाल के साथ। अग्निवीर योजना के आने के बाद गोरखा रिक्रूटमेंट सेंटर्स पर भीड़ नहीं लग रही है।
वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो उनका एक गुस्सा, ये भी एक नाराजगी है कि हमारा हम भारत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमारा रोजगार था, रेमिटेंस था, बहुत सारी चीजें थी। तो रिश्ते टूटते जा रहे हैं एक के बाद एक घटनाओं के कारण। अब उसमें हम आप जैसे लोग या ट्रैक टू के जरिए रिश्ते बनाने वाले लोगों के लिए स्पेस बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। डॉक्टर साहब बहुत छोटे छोटे दो सवाल और करूंगा। एक तो सवाल ये चाहूंगा छोटा सा है कि देखिए, नेपाल बेहद गरीब है, वहां बहुत आर्थिक विपन्नता है, और इसीलिए आपने बाकी हम देश भी और बाकी दुनिया में वो करते हैं, और बड़े वहां मेहनती लोग हैं बेहद। और इसके साथ साथ जो इसके दूसरा है कि टूरिज्म पर बड़ा वो फोकस रहने वाला देश था। उस स्तर पर दोनों पर आप क्या पाते हैं अभी, क्या दिखता है आपको दोनों क्या कुल मिला के 9 दिन गुजारने के बाद नेपाल में मैंने देखा कि इन घटनाओं का बुरा असर टूरिज्म पे पड़ा है, और टूरिज्म पे ऐसे पड़ा है कि यही सीजन था जब विदेशों के लोग, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज के लोग नेपाल में आते थे। काठमांडू और पोखरा भरा रहता था, लेकिन वो भीड़ नहीं है। नेपाल तकलीफ में है इससे, वो खुद इस चीज को महसूस कर रहा है नेपाल। तो एक तो टूरिज्म वाली बात है, लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि नेपाल की गरीबी जो है उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है साहब। आप नेपाल की सड़कों पर अब गरीबी नहीं पाएंगे। एक डिसिप्लिन विकसित होता हुआ नेपाल। मैं तो देखिए जिस इलाके से आता हूं, हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ से नेपाल आते जाते हैं। जैन जी को भी जोड़ दीजिएगा। जैन जी अभी क्या सोच रहा है, जिसने वो एक बड़ा जैन जी इस वक्त 2 हिस्सों में बट गया है। एक वो जो अभी भी गुस्से में है, लेकिन दूसरा वो जो ये कह रहा है कि हमारे गुस्से को मैनिपुलेट कर लिया एक्सटर्नल फोर्सेस ने, ये समझ रहा है। इसलिए अब वो शांत है। वो कह रहा है कि ठीक है, अब डेमोक्रेसी आए, क्योंकि नेपाल में एक संविधान के हिसाब से अगर 6 महीने तक चुनाव नहीं होते तो नेपाल में आपातकाल हो जाएगा, और फिर फौज और बहुत सारी दूसरी दिक्कतें आएंगी, और उसी भी चुनाव टालने की साजिशें भी चल रही हैं। लेकिन नेपाल का जेनजी का एक बड़ा हिस्सा उस घटनाक्रम के बाद अपने आप को उन फोर्सेस से अलग कर चुका है। हालांकि गुस्सा है, बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीजें और व्यवस्थित हों, ट्रांसपेरेंट हों, रोजगार के अवसर आए। लेकिन एजुकेशन का लेवल नेपाल में बहुत अच्छा हो गया है पिछले 10 सालों में। 10-15 सालों में अगर हम देखें तो वहाँ मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस बहुत अच्छे हो गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत दिखाई देने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेपाल बदला नहीं है। नेपाल आगे निकल चुका है। नेपाल बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से नहीं। जैसे आप बताइए, ये जो बॉर्डर्स हैं हमारे, जैसे बिहार पे हमने कहा रक्सौल आज था, यूपी बॉर्डर पे हमने अस्थिरता देखी, और ऐसा तमाम जो हमारे बॉर्डर हैं, हमारे स्टेट से जो अलग अलग राज्यों से लगी वो सीमा है। तो ये इस पे एक छोटा सा नोट बहुत कि ये क्या, इसमें क्या आप तड़का क्या दिखता है इसमें? सर देखिए, नेपाल की सीमा में 2 जो मुख्य दरवाजे हैं, एक बिहार और दूसरा सोनौली है, लेकिन एक तीसरा हिस्सा जो है जो लुम्बिनी से लगता है, जिसको ककरावा बोलते हैं बॉर्डर, और कृष्णानगर, लुम्बिनी उसके अगल बगल आते हैं। इस बॉर्डर पे ट्रेड बंद कर दिया गया है, गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है, जिसको लेके भी नेपाल के भीतर ये एक मांग हो रही है। नेपाल के लुम्बिनी के मेयर ने मुझसे कहा कि इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म नेपाल में आता था। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है ना, वो इस बॉर्डर पे कम्युनल टेंशन्स के बढ़ने का है, जो नेपाल के इतिहास में नहीं था। भारत के उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो सीमा पर मदरसों और मस्जिदों को लेके हमारे मुख्यमंत्री का बड़ा कड़ा रुख रहा है हमेशा। तो वो एक अटैक चल रहा है। तो एक जो समरसता होनी चाहिए वो खत्म हो रही है सीमा पे, बहुत सीधी बात ये है, और वो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं अंतिम सवाल करूंगा डॉक्टर साहब। एक तो जो भारतीय कूटनीति कहाँ फंसी है, छोटा सा इस पे आ जाए, और दूसरा जैसा आपने कहा कि 99.99% या 99.9% हम उस देश को जानने वाले हैं, और हम कहीं मौका गंवा बैठे थे। अभी कुछ गुंजाइश दिखती है कि हम, क्योंकि हमारे प्रति ठीक है गुस्सा है, तो ऐसा नहीं कि उस गुस्से को शांत नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा पाते हैं, देखते हैं दोनों
बहुत आसान है अगर करना चाहे सरकार। देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो भारतीय राजनयिक रहे हैं, उनमें से लोगों से बात करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हालिया दिनों में जो नियुक्तियाँ हुई हैं हमारे राजनयिकों की, वो बहुत कॉम्पिटेंट लोग नहीं थे। तो उन्होंने गलत लोगों को पर दांव लगाया। अब पिछले कुछ दिनों में मैं नेपाल की बातें बता रहा हूँ, मेरा अपना कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार विद्या देवी भंडारी जो पूर्व राष्ट्रपति थी उनको सपोर्ट कर रही थी, जबकि विद्या देवी भंडारी अपनी पार्टी में ही साइडलाइन हो चुकी है। तो सवाल ये कि कौन आने वाला है, किसके साथ हमें रिश्ते पहले से बनाने चाहिए, ये तो राजनीतिक काम है ना, यही तो डिप्लोमेसी है कि आप अपने से अच्छे रिश्ते पहले क्रिएट करके रखें। वर्तमान में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की जी, उनके भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी यहीं पे पढ़ी हैं बीएचयू में। तो उन चीजों को जो हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, जो जो जड़ें रही हैं, उसको सींचना होगा। आप अलग से बात नहीं कर सकते हैं, वही होंगी जो आपको वहां जगह देंगी। कूटनीति के स्तर पर आपको संवाद को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बहुत मौजूद। और आपने जो बात कही, लाइन कही कि वो राजनयिक, तो अकेले नेपाल नहीं, डॉक्टर साहब हम लगातार देख रहे हैं क्या हुआ था यूएस में। हमारे प्रधानमंत्री ने जाके कहा था आपकी बार ट्रम्प सरकार, और वहां बाइडेन आ गए थे। क्या पूरे साउथ एशिया में आप कहाँ हैं? आप दुनिया में छोड़ दीजिए, कहाँ क्या क्या चुके हुए लगती है, शेख हसीना का तख्ता पलट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कुछ तो कहीं ना कहीं वही है कि जो हमारी एक कूटनीतिक जो वो रहती थी कि वहां दूरंदेशी लोग या जिस तरीके का एक निगाह गड़ाने वाले। बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि नेपाल और भारत के जो कभी एक रिश्ते थे वो वापस हो। और आपने एक बड़े अच्छा, हमने इसलिए कि आप इतने दिन रह कर आए तो हमने कहा की जाए चर्चा, तो बहुत कुछ आपने उसको डिकोड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मित्रों, आप सुन रहे थे डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब को, और हम जिक्र कर रहे थे कि जो कुछ चल रहा है नेपाल में, और जैसा मैंने शुरुआत की थी वही समाप्त करूंगा कि हम अच्छा पड़ोसी चाहते हैं, चाहे घर की बात हो या फिर जहां भी हम हैं। और ये जो स्थितियां, ये जो हालात हैं, निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और यदि ये प्रोग्राम हमारा पहुंचेगा ही पहुंचेगा तो देखना चाहिए जो हमारे हुक्मरान हैं, और वैसे तो वो बहुत हमसे बहुत बहुत ज्यादा समझदार हैं, देश को चला रहे हैं 2014 से लगातार, लेकिन फिर भी जो निकलती हैं चीजें, जो आ रही हैं, यदि उसको कहीं अंगीकार किया जाए तो ऐसा नहीं है, जैसे डॉक्टर सिन्हा साहब कह रहे थे, बात बन सकती है। मित्रों, पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो भी राय हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।